नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का ये विशेष अंक। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद कुछ ने चौंकाया और कुछ ने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट साबित किया। ये सब किस तरीके से संभव हुआ, इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ आज 6 मेहमान मौजूद हैं। एक हमारे आज विशेष मेहमान हैं जो कि 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव को बाकायदा कवर करके आए हैं, और हमारे साथ एक मेहमान वैसे भी हैं जो 2026 का चुनाव भी बखूबी कवर करके आए हैं बंगाल का। इसके अलावा तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी और केरल किस तरीके से चुनावी नंबर्स बदलते दिखाई पड़े, किसी खेमे में खुशी तो किसी खेमे में चिंता दिखाई पड़ी। वाम के लिए अब एक तरीके से देश का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां उनकी आइडियोलॉजी सरकारी तंत्र के हिसाब से काम कर रही हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बाद निकल कर आई हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने चौंकाया है, टीवीके ने चौंकाया है, विजय की सीटी ने चौंकाया है। इसका भी विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही बंगाल में किस तरीके से दीदी का किला ढह गया, अमित शाह के साथ किन उन लोगों ने रणनीति बनाई जिसके बाद कि अब ममता बनर्जी को बंगाल से जाना पड़ेगा। क्या है पूरी कहानी, इस सारी थ्योरी की इसी का विस्तार देते हैं हमारे खबरों के खिलाड़ी के इस विशेष अंक में। लाइव लगातार आप देख रहे हैं। आपसे अपील, कमेंट करिए, हमारे मेहमानों से जो भी आपको सवाल हो वो भी पूछिए। पूर्णिमा त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल का हिस्सा हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो 2021 में बंगाल की चप्पे चप्पे को टटोल कर आए थे, श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं, और 2026 में बंगाल की नब्ज को टटोलने वाले राजकिशोर जी भी हमारे साथ हैं। अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि पैनल में महिला पूर्णिमा जी अकेले हैं तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं। बंगाल से मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात रखें। ममता बनर्जी को अब बंगाल छोड़ना होगा। 2 फैक्टर, महिला और मतुआ, शायद इन्हीं 2 फैक्टर्स ने ममता का किला ढा दिया। तीसरा फैक्टर भी है, महिला भी है, मतुआ भी है और मोदी भी है जो सबसे बड़ा फैक्टर है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कहते थे बंगाल में, मोदी जी ने वो मुमकिन कर दिया और वो हर तरह से मुमकिन किया, उसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी अपना काम जो भी करते हैं बहुत उसमें सारी तरफ से गुंजाइश को ध्यान में रख के उसमें हर तरह के जो भी लूप होल्स होते हैं उसको बंद करके वो अपना काम करते हैं। तो बंगाल में जो इंतजाम हुए थे, जो घेराबंदी की थी, चक्रव्यूह रचना मोदी जी ने की थी बंगाल में अमित शाह के साथ मिलके, वो अपना रंग लाती दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी काउंटिंग वहाँ कई सीटों पे बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, लग तो रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन जो जीत हार का आंकड़ा है वो अभी देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरी जानकारी है, यहाँ आने से पहले जब मैंने इलेक्शन कमीशन की साइट को चेक किया था तो वैसी सीटें जहाँ की टीएमसी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, बहुत स्लो काउंटिंग वहाँ चल रही है। वहाँ 3 राउंड 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 3-4 घंटों से कोई अपडेट भी नहीं है। और वो सीटें जिन पर कि बीजेपी के कैंडिडेट्स आगे हैं उनमें फटाफट रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि एक माहौल बन जा रहा है, लड्डू बट रहे हैं, झालमुड़ी बट रही है, पटाखे छूट रहे हैं। और दूसरा जो कैडर है टीएमसी का वो डिमोरलाइज हो जा रहा है, वहाँ से काउंटिंग सेंटर छोड़ के चला जा रहा है। इसीलिए ममता जी को देखिए बीच में निकल के आना पड़ा और सबसे कहना पड़ा कि हाँ, कि आप काउंटिंग सेंटर अभी मत छोड़िए, काउंटिंग का अभी बहुत सारा राउंड बाकी है। देखिए 16, 17, 18, 20 राउंड तक काउंटिंग होगी तो जीत हार का आंकड़ा हमें एग्जैक्ट उसी समय पता चलेगा। मोर और लेस ये क्लियर है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुबह भी मैं आपके चैनल पे थी और मैंने चर्चा भी की थी। घेरेबंदी उसमें एक बहुत बड़ी वजह रही है, दूसरी वजहें भी रही हैं, उसको अभी इस वक्त गिनाना कोई मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वोट कटे हैं, मुस्लिम फैक्टर चूँकि आपने मेंशन किया, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो कि मान के सरकार, सभी लोग चल रहे थे कि वो ममता को वोट करते हैं, उसमें प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम थे, उनके वोट बहुत तादाद में कट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। मटुआ का तो हमें अभी तक कोई फिगर मिला नहीं है, तो हम नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी फैक्टर तो बहुत शानदार तरीके से चला है, ये हम कह सकते हैं। मोदी मैजिक बंगाल में भी चलता दिख रहा है। पहले दौर में बंगाल पर ही चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे राज्यों की ओर बढ़ेंगे। पीयूष सर, जिस तरीके से पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो मामले होते दिखाई पड़ रहे थे, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये पड़ोसी देश का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भी बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे वो उसे उठा रहे थे। बंगाल में भी उसका असर हम मान सकते हैं कि दिखा, और असम में भी उसका असर दिखा, हमें मान सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं?
हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल हुआ है ये। और जो भी वहाँ घटना हुई थी, जिससे हत्या की गई थी उस युवा की, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, हाँ, दीपू, उसको जितना मेरे ख्याल से बांग्लादेश में हिंदुओं ने नहीं उठाया होगा, उससे ज़्यादा जो है कि वो हमारे देश में, बंगाल में और असम में उसको उठाया गया, मसले को उठाया गया। जबकि वो एक रिपरकशन था, यहाँ जिस तरह से मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही थी उनके खिलाफ था, तो उसका एक रिपरकशन वहाँ था। लेकिन चूँकि मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, ग्रास रूट लेवल तक है बीजेपी की, तो उन्होंने पूरा का पूरा इसको एकदम उठाया, पूरी तरीके से उठाया। और निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी की दो फैक्टर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक तो हमेशा से वो जो है कि मुस्लिम विरोध उनका है, वो परमानेंट है उनका, जब से आरएसएस बनी है और आज़ादी के पहले से, और ये पूरा। और इस समय वो इसीलिए वो जो है कि मामला उठाते हैं हमेशा जो है कि घुसपैठिए का, जो घुसपैठिए का मामला कई बार जो है उसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन वो चुनाव के टाइम में उठाते हैं और वो चलता भी नज़र आता है। एक कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होता हुआ दिखता है उसमें। और मुझे लगता है इस बार मुझे लगता है हुआ है, खासकर अर्बन बंगाल में हुआ है। अर्बन बंगाल जो इससे अनअफेक्टेड रहता था, इस बार जो हम वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं और जो सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर वो सही हैं तो साउथ बंगाल में भी जो है कि ये प्रभाव कहीं ना कहीं, ये एक तो चूंकि जो सैन्य बल इतने रखे गए वहाँ पे, सुरक्षा बल लाके गए, उससे एक जो फियर का था वो भी कम हुआ। लेकिन अर्बन एरिया में ये चीज़ वहाँ पे चली गई कि हाँ वाकई डर है, जो है कि समुदाय से डर है, ये हो जाएंगे हावी तो क्या होगा। और जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं असर किया है। और जिस हिसाब से मीडिया भी आप ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन भी ले लीजिए, इन सब का मिला जुला असर हुआ। निश्चित रूप से पोलराइजेशन का कार्ड तो चला है जी। आरएसएस का फैक्टर कितना मानते हैं? आरएसएस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं बीजेपी की जीत में। अगर आरएसएस को आप माइनस कर दीजिए तो बीजेपी की जीत इतनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। घर घर में आरएसएस है। मैं बताऊं आपको, जिस सोसाइटी में मैं रहता था आज से 2 साल पहले तक नहीं था, आज वहाँ आरएसएस के लोग आ गए हैं पूरी तरीके से, और सबको उसी प्रभाव में लाने की हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं तो वो घर घर जाते हैं और घर घर उस एजेंडे को, बीजेपी के एजेंडे को और एंटी मुस्लिम एजेंडे को पूरी तरीके से फैला रहे हैं। तो आरएसएस बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन देखिए एक चुनाव था जिसमें ऐसा कहा गया था, हालांकि मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, वो पीपल का था, जो अभी 2024 में जो हुआ था कि आरएसएस ने यूपी में अपने हाथ खींच लेते, ऐसी बात नहीं थी, वो पीपल्स का वर्डिक्ट था। लेकिन आरएसएस जब भी ऐसा होता है तो एक पैचअप होता है। आशंका पैदा हमने पिछली बार कई बार देखी, आरएसएस के अध्यक्ष के और प्रधानमंत्री को रहना है कि नहीं रहना, एक रसल चल रहा था, तो आरएसएस अपना हाथ खींचता हुआ दिखा, तो वहीं इनके पैचअप भी हुआ। आरएसएस आप देखिए लगातार हर तरह से सांस्कृतिक तरीके से, स्कूलों में, हर जगह जो है, हर जगह घर घर, हर शाखाएं हर हफ्ते चलती उनकी, हर संडे को, हर पार्क में, हर जगह वो काम किया। बंगाल में आज से नहीं, 2021 से वो लगातार। देखिए ये खास बात बीजेपी की हमको माननी पड़ेगी। और अभी भी आप देखिएगा हफ्ते भर बाद जो है, जिस दिन यहाँ का चीफ मिनिस्टर तय हो जाएगा, बीजेपी पूरी यूनिट चली जाएगी आरएसएस से, इस सब उत्तर प्रदेश में वहाँ काम शुरू करेंगे। तो 2021 से चूंकि इन्होंने 200 डिक्लेयर किया था, नहीं हो पाया, 77 आया, इन्होंने पूरा आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या गड़बड़ियां हैं। सुनील बंसल को भेजा गया 2-2.5 साल पहले वहाँ पे कि आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट जिला घूमते रहे, आइडेंटिफाई किया क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ हम कमज़ोर पड़े। इसीलिए ममता बनर्जी पे उन्होंने इस बार पर्सनली अटैक नहीं किया, वो माइनस गया था पिछली बार। सिर्फ उनकी एंटी इनकम्बेंसी पे, उनके मुद्दे पे जो है कि घुसपैठिए, इन सब पे, भ्रष्टाचार पे, रोज़गार और इस पे तमाम चीज़ों पे, युवाओं, चूँकि युवाओं, और मुझे लगता है वो फैक्टर हम अगर देखें तो, अगर हम तमिलनाडु में भी देखें और यहाँ भी देखें बंगाल में, तो युवा और महिला 2 बड़ा फैक्टर रहा है इन पार्टियों की जीत में। जी, बंगाल में MY दिखाई पड़ा। जी, बंगाल में, तमिलनाडु में भी। श्रीनिवास जी, जब आप चुनावी जमीन पर थे, 10 साल में पार्टी 3 से 190 प्लस तक आई। नो डाउट की मेहनत तो बहुत होगी। कितना बदलता चुनाव, क्योंकि बंगाल में दौर बदला है। अब अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी का कमबैक इतना आसान नहीं है, टीएमसी का वापसी कर पाना इतना संभव नहीं है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का वो नेतृत्व नहीं है। 21 से 26 कितना बदला? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात है, अगर 21 की बात की जाए, उस वक्त भी बीजेपी ने जितना जंप आज लिया है उससे ज़्यादा का जंप था बीजेपी के पास। बिल्कुल ग्रास रूट से 77 तक पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बंगाल में ऐसा हुआ क्या। अगर हम बंगाल को समझते हैं, बंगाल के लोगों को समझते हैं, तो जहां तक तमाम बातें जो की गई हिंदू मुस्लिम
मैंने एक समाज देखा, मैंने लोगों से नाम पूछा, नाम क्या है, तो प्रदीप, पता चलता है कि वो मुस्लिम है, प्रदीप खान। जिसान भट्टाचार्य, आज भी बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम की बात है, नोआखली का सबसे बड़ा दंगा भी वहीं हुआ था, लेकिन आज भी हिंदू मुस्लिम में जो सामंजस्य वहाँ पर था वो कहीं और देखने को नहीं मिलता था। लेकिन रही बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, इसे मानेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, अगर बीजेपी यूनिट की एज ए बीजेपी यूनिट बात करें तो बीजेपी में आज भी इतनी ताकत नहीं है कि वो बंगाल में खुद से सत्ता में आ जाए बिना आरएसएस की मदद के। अभी आरएसएस में, ये आपको बताता हूं, सर ने कहा 2021, उस वक्त मैंने एक स्टोरी की थी बंगाल में भगवा क्रांति, और इसमें हमने ये देखने की कोशिश की थी कि आखिर संघ ने अपनी पैठ कहाँ तक बनाई है। तो जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ मुझे नज़र आई, आप सोचिए मुर्शिदाबाद, मालदा, जहाँ मुसलमानों की संख्या 66-66% तक है, वहाँ हमने देखा आरएसएस की शाखाएं लग रही थी। हाँ, लोग डरे थे, सहमे थे, लेकिन शाखाएं लग रही थी, इसका मतलब था संघ ने अपनी पैठ बना लिया है। और सबसे पहले अगर बंगाल में बीजेपी ने कहीं दस्तक दी तो उस इलाके को कहते हैं जंगल महल। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये तमाम चीज़ें, आपको याद होगा कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता पुरुलिया में लटका पाया गया था, लोग कहते, वहाँ कहते हैं ना कि जैसे कि मैं इस पार्टी में हूँ, हम कहते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि ये भाजपा करता है, ये टीएमसी करता है। तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि ये भाजपा करता था और इसे मार दिया गया। तो ये पहली जगह थी, और ये पूरा इलाका आदिवासियों का गढ़ है। और एक बात, अगर आप आदिवासियों के आसपास रहे हैं, उनके बारे में जानकारी है, तो आपको मालूम होगा कि उनके देवी देवता जो हैं पारंपरिक रूप से वो हमारे देवी देवता महादेव, श्री राम, बजरंग बली ऐसे नहीं होते, उनके अपने देवता होते हैं। लेकिन उस वक्त 2015 से 2021 के बीच, क्योंकि 2019 इलेक्शन के वक्त भी मैं वहाँ था, 2024 में भी था, तो मैंने ये देखा कि हर आदिवासी गांव के आगे ना एक छोटा सा ही हनुमान जी का नया तैयार मंदिर है। तो पहले वहाँ से आरएसएस की जो शाखा है, वनवासी आदिवासी करके कुछ ऐसे उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उस शाखा ने सबसे पहले वहाँ पैठ बनाई। और आज भी पुरुलिया, आप रिजल्ट देखिए, शायद वहाँ पे एक आधा सीट किसी और को जा रही होगी, तमाम सीटें जो है बीजेपी। लेकिन जिस तरह का परिणाम आया है, सवाल उठेंगे, पहले भी उठ रहे थे कि आखिर जो 21 लाख वोट जो सस्पेंडेड हैं उनका क्या होगा। जो ये सारे 91 लाख वोटों की लिस्ट आई एसआईआर के बाद, तो मैंने अपने साथियों के साथ उसको एनालाइज किया, तो हमने ये पाया कि उसमें 52% हिंदू वोटर्स हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि तमाम हिंदुओं ने बीजेपी को ही वोट दे दिया, लेकिन 48% का एक बड़ा चंक मुसलमानों का है, जो कि 100% मैं कह सकता हूँ बंगाल के मामले में कि टीएमसी में जाता है। तो एसआईआर का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। और मैं पहले एसआईआर पे जब सवाल उठते थे तब नहीं मानता, लेकिन मैं खुद मैं खुद एसआईआर का पीड़ित हूँ। अच्छा। मैं 14 साल से, मेरा पहले किराया में 14 साल से मेरा अपना मकान है, उस मकान के एड्रेस पे मेरा पासपोर्ट है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम जो कागजात होते हैं। बीएलओ हमारे सोसाइटी तक आता है, तमाम फॉर्म के साथ मैं उनको अपना फॉर्म सौंपता हूँ, और जब लिस्ट आती है एसआईआर के बाद तो मेरा नाम उससे नादारद है। लेकिन हालांकि मैंने कोई कोशिश नहीं की कि नाम फिर से जुड़ जाए। अब कौन जाता है? नहीं, वैसे बहुत सामान्य प्रक्रिया है, नाम जुड़ जाता है। अनुराग सर, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। एक तो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ और दूसरा ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ। पहले आप ममता बनर्जी को दीजिए, क्योंकि राहुल को आप विस्तार में ले जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए यहाँ की हार, मतलब उनके लिए खास तौर से, टीएमसी के लिए नहीं, उनके लिए ये कितना बड़ा डेंट होगा? क्योंकि मेरे से पहले भी हमारी बात हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल अगर हैं तो यहाँ से निकल के वो पंजाब में अपने को बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। और अब जब आप अपने गढ़ से अगर गायब हो रही हैं तो आपको केंद्रीय भी नेतृत्व में कहीं उस तरीके की जगह नहीं मिलेगी। INDIA उससे जान ही रहे हैं आप। राहुल गांधी के लिए कितना प्लस रहा ममता बनर्जी का हार जाना? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे पहले मैं बताऊं, जब भी जो पिछले खबरों खिलाड़ी में हम लोग बैठे थे तो मेरा जो ये आकलन था कि इस बार झोली किसी एक की भरेगी। हाँ, आपने कहा कि मैं 140-160 वाली नंबर्स की उसमें नहीं था। मुझे ये अंदाज़ा था कि ये 100 और 200 वाला जो है उसके आसपास की कुछ गणित होने वाली, जिस तरह से वोट बढ़े और जिस तरह से चुनाव में इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है।
चुनाव में एनर्जी जो है, मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जो इसमें जो दिख रहा था, जिस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व थी, उससे लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, वो देखने को मिल गया हमें। देखिए, अब एक चीज स्पष्ट हो गई, ये ममता बनर्जी के लिए भी और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव जी के लिए भी, कि अब मुसलमान आपको सत्ता नहीं दिलाएगा। आप लाख अपीजमेंट कर लीजिए, आप मुसलमानों के लिए तरह तरह योजनाएं बना लीजिए, आप मौलवियों को कितनी भी पेंशन दे दीजिए, कितना भी जो है कुछ दे दीजिए, अब मुसलमान आपको सत्ता की चाबी नहीं दिला सकता है। वो कम से कम जो मिथ है वो बीजेपी ने इस चुनाव में बस्ट कर दिया। अब जो ध्रुवीकरण, जो इस चुनाव की अगर बात करी जाए तो जो ध्रुवीकरण था वो जो था सो था, लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है उसने पूरी की पूरी गणित ही बदल दी, पूरी चुनाव की गणित बदल दी। काउंटर पोलराइजेशन होता है, हर जगह होता है, लेकिन यहां का जो हुआ है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हुआ है। दोनों तरफ से बम्पर वोट, दोनों तरफ से जो है, मतलब भाई एक तरफ से तो होता ही था पोलराइजेशन, जो दूसरी तरफ का हुआ है वो इस बार देखने वाला है, वो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। और स्पेशली अभी जो अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो ममता बनर्जी का मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है वो भ्रष्टाचार, और जिस तरह से उन्होंने डेमोग्राफी वहां की चेंज कर दी, वो दैनिक जीवन में वो दिख रहा होगा। हम लोग को यहां बैठ के शायद नहीं पता चलता कि जो डेमोग्राफी वहां पे चेंज हुई है, जिस तरह से 22 से 30% वहां मुसलमानों का वोट परसेंटेज हो गया है, हमें यहां से बैठ के नहीं पता चल रहा है कि रोज के जीवन में किस तरह से वहां पे बदलाव आया है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि वहां के जीवन में एक बहुत बड़ा, उनके अपने जीवन पे इसका इंपैक्ट डे टू डे लाइफ में होगा। हम लोग यहां से जाएंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन घूम के आ जाएंगे, लेकिन जब हमारे आने के बाद वहां जो रोजमर्रा की जीवन है उसमें बहुत बड़ा असर होगा। अब देखिए, अगर आपने जो सवाल पूछा ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के बारे में, देखिए वहां की राजनीति का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जो आया है वो आसानी से जाता नहीं, और जो जाता है वो वापस आता नहीं। तो ये ममता बनर्जी के साथ भी मान के चलिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी भाई यहां से हटे, उन्होंने जाके पंजाब में अपना, लेकिन वाम हटा तो सर, वाम की एक आइडियोलॉजी है, टीएमसी ने अपनी कोई ऐसी आइडियोलॉजी तो बनाई नहीं है कि जिसको कि वो कंटिन्यूटी में कहीं कर पाए। नहीं, अब आइडियोलॉजी तो वही थी ना। देखिए वहां की आइडियोलॉजी क्या थी कि आप मुस्लिम अपीजमेंट, कटमनी, कैडर को खुश रखना, वो अपना कमा खा रहा है, और उसी तरह से चुनावी हिंसा करके, हाँ टोलाबाजी, अड्डेबाजी, इस टाइप से जो वो बना के उन लोगों ने, वही आइडियोलॉजी थी, उसी पे वो चुनाव जीत रहे थे। अब जब जीत रहे हैं तो जीती हुई जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें कोई आत्ममंथन नहीं किया जाता। जब हारते हैं तो आत्ममंथन करते हैं, एक्सेप्ट राहुल गांधी वो नहीं करते। अच्छा, राहुल गांधी की बात आप छेड़ दी हैं, तो ममता बनर्जी जब अब वहां हार गई हैं तो INDI के नेतृत्व पर तो अब वो अपना दावा करेंगी नहीं, तो सीट सेफ हो गई है राहुल गांधी के लिए। देखिए यहां पे इस समय जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है वो राहुल गांधी के लिए ही खड़ी होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी को आम नेता मत समझिए, वो बहुत हौसले वाली नेता हैं। वो जहां रहेंगे वहां पे, जैसी कोई महिला नेता नहीं है, हाँ, पूरे देश में, पूरे देश में या विश्व में ढूंढना पड़ेगा। तो वो जहां भी रहती हैं वो पूरी व्यवस्था, भाई हार रही हैं, अभी भी देख लीजिए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, अभी बना रही है, वो हिम्मत नहीं हारी है, और मुझे पूरा विश्वास वो हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारेंगी। तो अब आप ये सोच लीजिए, जब वो दिल्ली में आएंगी, राज्यसभा में या जहां भी आएंगी, तो वो क्या मुसीबत विपक्ष के लिए खड़ी करने वाली हैं। एक चीज और भी है कि आप राहुल गांधी को भी मत आंकिए। देखिए राहुल गांधी जी इस विचार के साथ उन्होंने जन्म लिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, तो वो उस पद के लिए किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अपनी खुशी से तो नहीं करेंगे, और खुशी से ना करें तो 99 सीटें तो उन्हीं के पास हैं। अगर विपक्ष की बात करी जाए तो उनसे बड़ा विपक्ष तो कोई नहीं है, और बिना कांग्रेस के विपक्ष नहीं है और बिना राहुल गांधी के कांग्रेस नहीं है। ये बात को हमें समझनी पड़ेगी, इस पे जहां भी कंफ्यूजन हो ये इस लाइन को याद कर लें कि, लेकिन ममता चुनौती देंगी। देखिए अब यही तो प्रॉब्लम है पंत जी, जो आपने बोला ना वही एक समस्या है, और यही समस्या उनको ये बताई गई है कि भाई विपक्ष का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भाई बहन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब जनता भी नहीं मानती, जनता भी यही मानती है। जनता माने। दोबारा आती हूँ आपके पास। राजकिशोर सर, जब आप बंगाल में थे, मैंने पूछा सर खेला हो गए, तो आपने मुस्कुरा दिया, इसका जवाब नहीं दिया। सर खेला हो गया, और आप जो बातें कह रहे थे कि बदलाव है,
एक अलग तरीके की आंधी है, लोगों में नाराज़गी है, वो सारी बातें मुझे लगता है सही होती दिख रही हैं, परिणाम जिस तरीके से आ रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, देखिए कुल मिलाकर आज के नतीजों की प्रतीक्षा थी वो आ चुके हैं। और दरअसल पश्चिम बंगाल के बारे में जब ये कहा जाता है कि वहाँ पर टोला, दादागिरी, यही सब वहाँ की पहचान, तो पहचान ये वहाँ पे सत्ता की पहचान है। मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, तो वो चरित्र कम से कम पश्चिम बंगाल में साफ साफ दिखाई पड़ा कि वामपंथी शासन गया, लेकिन वो ममता जो प्रतिरोध, सादगी और जमीनी ईमानदारी की मिसाल हुआ करती थी, सत्ता में आने के बाद उस टीएमसी का चरित्र क्या हो गया, जिसने वहां के बंगाल के लोगों ने बड़ी हताशा भरी खुरदुरी जमीन पर जो वामपंथी शासन था उस पर जो है ममता बनर्जी को एक बहुत प्रचंड बहुमत दिया, उनको बहुत प्रेम दिया, उन पे पूरा अगाध विश्वास दिखाया। लेकिन वो अंततः पीआर एजेंसी का जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट था उस पर वो पार्टी जाती चली गई। जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो जमीनी काडर थे, उनकी तुलना में जो है वहां पर अभिषेक होने लग गया पीआर एजेंसी से। अब जब इस तरीके की जब राजनीति होती है तो क्या कहा जाएगा। अच्छा, एक बात और है, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के समाज पर, संस्कृति पे बहुत सारी बातें की जा चुकी, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में बैठकर तमाम तरीके के जार्गन्स मैंने सुने हैं और ऐसा बताया जाता है जैसे पश्चिम बंगाल जो है वो भारत भूभाग का हिस्सा ना होकर वो पता नहीं कोई एक अलग यूटोपिया है जो एक अलग तरीके से जो है वहां पर चलता है। वहां पर लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लोग अलग तरीके से खाते हैं, लोग अलग तरीके से सोते हैं, लोग अलग तरीके से जगते हैं। ऐसा नहीं होता है। मूल मुद्दे वही हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, उद्योगों का पलायन मुद्दा है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां पर जब शारदा और जो रोज वैली जैसे भ्रष्टाचार होते हैं उस पर जब लाठी बजाई जाती है, आरजीकर जैसी घटना होती है, उसके बाद स्वतः स्फूर्त लग जो सड़कों पर आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ एक घटना होती है? लगातार इस चीज की अनदेखी की गई। अब एक बात और है, ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। हालांकि मैं अनुराग जी से एक बात पे सहमत नहीं हूं कि पूरे विश्व में अकेली महिला नहीं ममता जी। फिर आप मेलोनी वो को कह रहे थे ढूंढना वो मेलोनी को थोड़ा सा भूल रहे हैं, थोड़ा सा। सर, मेलोनी का हम मुद्दा ही नहीं उठाते ना, किसी मेलोनी तक हम जाते नहीं जानबूझ के आप जानते हैं बखूबी। चलिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मतलब थोड़ा सा मैंने परिहास में ही कहा, लेकिन एक देखिए बहुत गंभीर बात है, इस नतीजे के मायने समझने चाहिए। और अभी बात आई कि मुस्लिम विरोधी और हिंदुत्व विरोधी, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर, मैंने कल भी ये बात कही थी जब बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि इतना तो हिंदू हूं कि मार दिया जाऊं। ये बार बार मैंने आपसे कहा था कि ये भाव वहां के भद्रलोक में घर कर गया फैल है। गया था। क्योंकि भले ही जो बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति का एक जो आवरण ओढ़ा जाता रहा हो, लेकिन वो विक्टोरिया मेमोरियल बनने से लेकर किस तरीके की चीजें हुई, फिर अगर हम सिटी ऑफ जॉय के थोड़ा सा कुछ पढ़ते उधेड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो अंग्रेजों के समय से लेकर उससे पहले तक, तो इतिहास और अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज की तारीख में समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सिर्फ जो है हिंदुत्व का और भ्रष्टाचार का ये मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, सांगठनिक कमजोरी, उसको दूर करने का प्रयास किया। 2021 में जो अभी श्रीनिवास जी बता रहे थे कि कैसे वहां पर 3 से 77 तक पहुंच गए, लेकिन कहां पर जाकर रुक गए, बिल्कुल चढ़ाई से पहले जाकर कहां पर ऑक्सीजन वहां उनको कम पड़ गई थी, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अमित शाह ने की कि यहां से अगर उनको चाहिए तो वहां पर अर्धसैनिक बल, चुनाव आयोग ने, देखिए चुनाव आयोग की बड़ी आलोचना की गई। अब आज की तारीख में कहेंगे चुनाव आयोग धीमी काउंटिंग करा रहा है, ये करा रहा। सवेरे आप याद करिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हर राउंड के बाद स्क्रूटनी है, लगातार प्रतिरोध हो रहा। भवानीपुर में देख लिया, शुभेंदु भी पहुंच चुके हैं, ममता भी पहुंच चुकी है, लगातार वहां संघर्ष हो रहा है। तो जब इतना हाई प्रोफाइल, इतना हाई चार्ज माहौल है, तो वहां पर कैसे जो है इस तरीके से काम हो जाएगा? तो हर चीज वहां पर दुरुस्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है, और स्ट्रांग लेडी है, स्ट्रांग रूम से लेकर हर जगह तक वो उतरी रही। पर अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ रही, इसमें कोई अब दो राय नहीं होनी चाहिए, सीट के नंबर का बस खेल है। लेकिन क्या उसके बाद सत्ता का वो चरित्र बदलने के लिए वो क्या करेंगे, वो मैसेज देने के लिए अब क्या हो रहा है कि अभी मैंने खबर देखी थोड़ी देर पहले कि सुनील बंसल जो वहां पर इस जीत के जो आर्किटेक्ट या जो शिल्पकार में कहूं अमित शाह को, तो उनके जो है जो सबसे बड़े सिपाहसलार थे, वो जा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पे शुभेंदु अधिकारी के साथ में, ये बताने और जताने कि जनसंघ का
जो संस्थापक अध्यक्ष है भारतीय जनता वो यहीं पार्टी का, का। जिसने बीजारोपण किया था, अब इस जीत के बाद ये जीत समर्पित है। और एक बात और मानकर चलिए कि अनुच्छेद 370-35 से हटाने के लिए एक देश एक विधान, एक देश दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, तो वहां से 370 और 35 से हटाने का श्रेय अमित शाह को गया। अब उनके राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का श्रेय भी उन्हीं को गया। और कुल मिलाकर जिसको कहे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि असली वाली दे दी। तो ये एक बड़ी चीज है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि जो एक बार आता है वो नहीं जाता है, वो आप भूल जाइए, वो दौर जा चुका है। अब वापसी तो असंभव जैसी है। वापसी मतलब वहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या, ममता की उम्र हो चुकी है, अभिषेक ने धीरे धीरे वहां पर पूरा संगठन अपने कब्जे में कर लिया है, वो प्रोफेशनल्स के सहारे जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या ममता फिर से वापसी कर पाएंगी? ममता होती तो मैं यकीन कर लेता, लेकिन मैंने दिन में भी आपसे कहा था कोई वैचारिक अधिष्ठान उस पार्टी का नहीं है। वो सत्ता के जो बेरुखी थी, वामपंथी शासन के दौरान जो तमाम तरीके की जो व्याधियां पैदा हुई थी, उसके निराकरण के लिए उनको लाया गया था, लेकिन वो उसमें और ज्यादा संलिप्त हो गई। और उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए आज की तारीख में संजीवनी मिली है पश्चिम बंगाल में। आप मानकर चलिए बहुत दिक्कत होगी तृणमूल कांग्रेस, आपको भले दिख रहा हो कि आज की तारीख में इतनी ताकत हो गई, तो तृणमूल जाएगी तो हो सकता है वाम मुझे थोड़े लगता अपनी है जगह बना ले। मुझे लगता है कि मूल चला गया है, अब तृण बचा है। अब इस तृण का क्या होता है देखिए। ठीक, बीजेपी के लिए बंगाल जीतना एक तरीके से देखिए तो वो पूरा पूर्वोत्तर का हिस्सा ही अब जो है पूरा भगवा दिखाई पड़ेगा। आरएसएस बीजेपी के पीछे की शैडो, ये जीत जिसको कि अमित शाह 200 सीटों का दावा कर रहे थे, जान लगा दी थी बीजेपी ने, कैसे बीजेपी के लिए जीत इतनी बड़ी हो गई और ममता के लिए ये हार कितनी ज़्यादा परेशानी वाली होगी उनके भविष्य को लेकर? देखिए, जब 15 साल पहले ममता बनर्जी वामपंथ के लाल किले को ढहाकर सत्ता में आई थी, तो उनके पास मौका था बंगाल का नीतीश कुमार बनने का। अगर वहां पर वो तुष्टीकरण की बजाय विकास की राजनीति अपनाती, वामपंथ के कैडर को अपने पास शामिल करके उसी कल्चर को आगे बढ़ाने की बजाय, उसी कटमनी वाले और उसी गुंडागर्दी की संस्कृति को आगे बढ़ाने की बजाय बंगाल को भय से और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर विकास के पथ पर ले जाने वाली ममता बनर्जी होती, तो आज उनका किला ढहाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जोर लगा लेती, पिछली 2 बार भी जब उन्होंने जोर लगाया था तो पहली बार में तो उनका प्रयास ठीक था, लेकिन ऐसा लग रहा था अगली बार वो सफल हो जाएंगे। अगली बार उनके प्रयास में कमी रही। शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने खुद उतना फ्री हैंड नहीं दिया, मजबूती नहीं दिखाई, लेकिन ममता बनर्जी से मोहभंग की स्थिति शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त एक बड़ी गलती भी रही कि अपने कार्यकर्ताओं को उस तरीके से सुरक्षित नहीं रख पाई, प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तृणमूल कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता जो पाला कूद के इस तरफ आए थे, उनको डर के वापस तृणमूल कांग्रेस में जाना पड़ा, बड़े बड़े नेताओं को। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वहां विफल रही। और ये देखिए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद 21 के चुनावों के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से परेशान किया गया, वो महसूस के रह गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वहां से सबक लेकर संघ बहुत लंबे, संघ का काम एक दिन का नहीं होता, 1 साल का नहीं होता, लंबे समय से वहां की पाठशालाओं में, छोटे गांवों में, बस्तियों में जिस तरह का काम उन्होंने किया है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, तो उसकी दहशत, उसका प्रभाव भद्रलोक के उन हिंदुओं पर भी होगा जो चट्टोपाध्याय और बंदोपाध्याय तो अपने नाम के आगे लगा रहे थे, लेकिन बंगाल की अस्मिता की खातिर जो राजकिशोर जी कह रहे थे, वो ममता बनर्जी के साथ वोट दे रहे थे, क्योंकि उन ममता बनर्जी में उन्हें बंगाल की अस्मिता दिखाई देती थी। और बंगाल को हमेशा से ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्र से अलग नजर आता है दिल्ली की लुटियंस के डिस्कशंस में। बंगालियों के साथ आप करीब से काम भी कीजिए तो उनको अपनी बौद्धिकता का अभिमान भी है, घमंड, बिल्कुल सही, अभिमान है। मैं घमंड शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो होते भी हैं, उनका विजडम अलग है, सोच अलग है। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को दिशा दी, जहां से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, जहां से स्वामी विवेकानंद आते हैं, जहां से कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब वही, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो भारत की बौद्धिक अभिव्यक्ति का जो मूल स्रोत है, भारत की बौद्धिक अभिव्यक्ति की गंगोत्री है। मैं कह रहा हूं, हम हिंदी की पत्रकारिता कर रहे हैं, कहां से उदन मार्तन शुरू हुआ? जुगल किशोर जी का बंगाल से शुरू हुआ। यही 31 मई को अभी हम मनाएंगे सालगिरह जोरदार वाली। तो बंगाल शुरू से देश को बौद्धिक दिशा निर्देश देता रहा, ऐसा नहीं बाकी जगह नहीं है, सब जगह से आया, पाटलिपुत्र से आया, दक्कन से आया, महाराष्ट्र से आया, शौर्य आया, सब आया। लेकिन उनका जो वो बुद्धि विलास नहीं है, उनका वो घमंड नहीं है,
वो अभिमान झूठा नहीं है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, संस्कृति को सहेजते हैं, कल्चरली रिच हैं। बंगाली संगीत जो है, रवींद्र संगीत, वो बहुत मजबूत है। उनके हर घर में कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो, संस्कृति को सहेजने का कला है और उसका उनका अभिमान है। इसलिए वो सोचते हैं कि हमें बंगाली अस्मिता को कायम रखना है। उस बंगाली अस्मिता को कायम रखने के नाम पर ममता बनर्जी बनी हुई थी। उस बंगाली अस्मिता की बौद्धिकता को समझते हुए ही वामपंथ ने इतने लंबे समय तक वहां अपना लाल परचम फहराए रखा। लेकिन ये सभी जगह दिक्कत जो हो रही है, वो दिक्कत हो रही है कि अपने आप को उस भारत से, उस भारत की विचारधारा से जोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिससे बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी जोड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जोड़ा, स्वामी विवेकानंद ने भी जोड़ा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जोड़ा। ये सब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिशा निर्देश वहां से भले ही निकल रहे हों, स्रोत भले ही वहां से निकल रहे हों, लड़ किसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे? देश की ना। देश की। तो आप उस बंगाली अस्मिता में खोकर देश को नहीं भूल सकते। और देश में क्या हो रहा है? देश में एक अलग तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह राष्ट्र का प्रेम, इतिहास के सबक से लड़ाई का जो जज्बा जागा है, उस जज्बे से, उस धारा से अलग रहकर बंगाल नहीं जी सकता। जिस बंगाल ने देश की आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया, वंदे मातरम का गीत दिया, राष्ट्रवाद की बात वहां से राष्ट्रवाद की बीज जहां से पनपे, वो बंगाल केवल बंगाली अस्मिता करते रहे और वहां रोजगार नहीं हो, सड़क नहीं हो, विकास। मैंने कहा ना, ममता बनर्जी बंगाल की नीतीश कुमार बन सकती थी, उन्होंने सुनहरा अवसर खो दिया। अगर उन्होंने रास्ता बदल दिया होता, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास मॉडर्नाइजेशन का और सोशलिज्म का रास्ता भी था और गांधी के ग्राम स्वराज का रास्ता भी था। नेहरू जी ने सोशलिज्म का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का रास्ता चुना, उसके अपने फायदे नुकसान है, लेकिन ग्राम स्वराज का रास्ता नहीं चुना। ममता बनर्जी ने अगर विकास का रास्ता चुना होता और वामपंथ की गुंडागर्दी को, वामपंथ की जो मोहल्ले टोले का कल्चर है, क्लब कल्चर है, जहां पर केवल कटमनी की बात होती, ये सारे जो कार्यकर्ता थे वो वामपंथ के राज में पैसे की भूख का शिकार हो चुके थे। वामपंथ की ओर ढाई से ढाना भ्रष्ट हो चुके थे। लोग उस भ्रष्टाचार से नाराज थे, लेकिन वही लोग दूसरा लेवल चढ़ाकर, टीएमसी का लेवल चढ़ाकर उनको लूटने लग गए। जनता तो लूटी गई ना। वामपंथ का किला इसलिए ढहा था कि जो बौद्धिक ऊर्जा दे रहा था वामपंथ, वो बौद्धिक ऊर्जा खत्म होकर नीचे के जो कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग थे, वो केवल अपनी पैसा उगाही में लग गए। जब उन्होंने देखा कि सत्ता की चाशनी वहां से पिघलकर ममता बनर्जी के हाथ में आ गई, तो वही कार्यकर्ता उस लालच में यहां आ गए। उन कार्यकर्ताओं के साथ लेकर टीएमसी ने तुष्टीकरण की एक नई राजनीति करी। जो मीठे और शानदार नकुर नंदी वाले और मलिक वाले संदेश के लिए फेमस है बंगाल, वो संदेश खाली के लिए फेमस होने लगा। तो संदेश खाली का जो संदेश गया, उसने उस संदेश की मिठास को फीका किया। उस मिठास को वापस पाने की कोशिश में ममता बनर्जी को लोगों ने सत्ता से हटा दिया। बंगाल वाकई में बदलाव की ओर है। 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल को संभाल रही थी, अब फिलहाल वो बंगाल से जाती दिखेंगी। बीजेपी इतिहास बनाती दिखेगी। वाकई में इतिहास इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों में 3 से 190 प्लस सीटों तक आना अपने आप में इतिहास ही है। दूसरे राज्यों की भी चर्चा कर लेते हैं हमारे मेहमानों के साथ, क्योंकि तमिलनाडु ने खूब चौंकाया है, केरल में वाम के लिए चिंता है, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत दिख रही है। असम में तस्वीर लगभग वैसी ही थी जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पहले से आकलन कर रहे थे। पुदुचेरी में भी कांग्रेस के लिए थोड़ी सी ठीक स्थिति नजर आती। सबसे पहले तो मैं असम ही आपसे चाहूंगी जानना, असम को लेकर एक मिलीजुली बात आ रही थी पहले से ही कि हेमंता बिस्वा शर्मा फिर स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं था, सारी कांग्रेस तो बीजेपी के साथ ही आ गई थी। असम के वो फैक्टर्स जो कि आपको लगते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा में प्लस करते चले गए। एक तो ये बंगाल का मुद्दा, जो बांग्लादेश का जो मुद्दा था, जो हम लोग कह रहे थे, वो बंगाल में भी चला, असम में भी चला। पवन खेड़ा कितना बड़ा फैक्टर जी? भवानीपुर में मतगणना रोक दी गई है, ममता वहां पहुंच गई है, शुभेंदु भी वहीं है, और मतगणना को बीच में रोक दिया गया है भवानीपुर में। चूंकि हम लाइव पे हैं तो ये बहुत जरूरी अपडेट है। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, मैं आऊंगी उनके कमेंट्स पर ही। सर, असम में पवन खेड़ा कितना बड़ा फैक्टर साबित हुए? कांग्रेस ने कैसे सेल्फ गोल कर लिया? हाँ नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि पवन खेड़ा कोई बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि वो बहुत जो उन्होंने रेवलेशन किए वो बहुत देर में, बहुत 3-4 दिन पहले ही वोटिंग के उन्होंने किए थे। ऑलरेडी ये एक वहाँ पे चीज़ें दिख रही थी कि हेविली लोडेड इन फेवर ऑफ बीजेपी एंड हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से वहाँ पे काम किया, एक तो पोलराइजेशन भयंकर किया, दूसरा जो डेमोग्राफिक चेंज किया गया, उसे डिलिमिटेशन किया गया, उसमें जो मुस्लिम बहुल इलाके कम से कम 20 सीटें, 20-22 सीटें जो है मुस्लिम बहुल वाली, वो कम हो गई, और हिंदू जो वोट वाली सीटें हैं वो बढ़ गई, कम से 11-12 सीटें कितनी बढ़ गई थी उसमें।
तो ये चीज़ें थी। प्लस उन्होंने कई प्रोग्राम्स लिए वहाँ पे। लास्ट में उन्होंने जो जिस तरह से कैश ट्रांसफ़र किया वहाँ पे, वो और वो भी कुछ महीने रोका रखा। मतलब ये स्ट्रेटजी बीजेपी अपनाती है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा और यहाँ पे भी उन्होंने रोका रखा। फिर इकट्ठे जो है कि 30,000 रुपया जो है तो अमाउंट ज्यादा दिखता है। हाँ, वो बड़ा दिखता है। बिहार में भी 10,000 एक साथ गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में किया था। तो लाडकी बहन। ये चीज़ें थी, क्योंकि इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी थी, इसीलिए कांग्रेस से तोड़ा भी, प्रद्युत को तोड़ा। आखिर अगर जो हम रिजल्ट देख रहे हैं उसको देखते हुए इनको तोड़ना नहीं चाहिए था प्रद्युत को, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको भी तोड़ा। तो वो डिस्परेशन था और इंडिकेशन भी था कि हाँ, कांग्रेस की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। ये उनकी एक मीटिंग हुई थी विश्वनाथ के साथ प्रद्युत की के पहले, और वो सारी चीज़ें सेट हो रही थी पूरी। मुझे लगता है ये एक पोलराइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ था और किया था विश्व शर्मा ने जानबूझ के। जो उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रैक्टिकल लेवल पर उन्होंने किया, जो क्या नाम डिलिमिटेशन किया 2023 में पूरा उस तरीके से अपने हिसाब से कौन कॉन्स्टिट्यूंसी। महिला वोटर्स पे खास फोकस। महिला वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बंगाल में भी देख रहे हैं उनका शिफ्ट जो है महिला का बीजेपी की तरफ। पूरा तमिलनाडु बदल गया सर। तमिलनाडु बदल गया, महिला वोटर हर जगह। महाराष्ट्र में यही हुआ था। तो महिला बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। महिला जो आधी आबादी है उसमें भी अब बढ़ चढ़ के जो है वो वोट दे रही है। तो वो बहुत फैक्टर, उसको सबको एड्रेस, हर पार्टी एड्रेस कर रही है। और जो सत्ता में रहती है वो खासकर, लेकिन यहाँ तो सत्ता में भी नहीं थी, बीजेपी ने डबल कर दिया अमाउंट। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति बनी। तो आसाम में वो महिलाओं को खुश करना, और एक पोलराइजेशन भयंकर हुआ था वहाँ पे, एंटी मुस्लिम। और कांग्रेस का फाइट उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। बाद में वो गोगोई 3 गोगोई लेके आ गए, 2 गोगोई और लेके आ गए, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कैंपेनिंग भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सीट सर गोगोई साहब अपनी सीट हार गए हो। हाँ, तब भी हार गए सीट। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लेकिन एक बात और जरा इसमें ध्यान देने की है कि जो है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जो है मीडिया को एड्रेस करे थे, कई बार कहा जसवाल मुझे, नहीं देखिए बीजेपी की तो 95 से 100 सीट आएंगी, 90 से 100 सीट आएंगी और कांग्रेस की 25 आएंगी। तो ये तमाम चीज़ें भी कुछ इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था या क्या किया था मालूम, आई डोंट नो। 35-40 सीटें जो कांग्रेस से इधर आए थे उनका सारा टिकट तो उन्होंने ही तय किया। हाँ, वो उन्होंने खुद कहा भी था। उन्होंने खुद कहा भी था कि मैं ही टिकट तय करूंगा। तो उनके हाथ में बहुत कंट्रोल था और उनकी बैकिंग थी सेंटर से, अमित शाह जी की उनकी, और वो पूरा कैंपेन उन्होंने उसी से। तो वो एक जो थी कि ये तय था कि वहाँ तो जो है कि बीजेपी को हेमंत बिस्वा वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, इस पे खबरें आ रही थी जब से ये कांग्रेस ने उठाया था मामला। लेकिन मुझे नहीं लगता, वो भी फेल कर गया है जो परिणाम आए हैं। उनको खुद ही जो है भारी पड़ गया तो हाँ, तो इसलिए वो वही अब बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो तय था। असम तो क्लियर था, सभी कोई कह रहे थे असम को, लग रहा था शुरू से कांग्रेस वीक थी बहुत वहाँ। असम में भी महिलाओं ने कमाल कर ही दिया है, हेमंता के साथ दिखाई पड़े। मैं केरल आपसे चाहूँगी, कितनी राहत कांग्रेस के लिए आप देखती हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर अगर इस तरीके का प्रदर्शन हो जाए तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम कांग्रेस दफ्तर में भी थोड़ा बहुत मिठाई उठाई तो बटी जाए। बन भी रही थी मिठाई। कांग्रेस तो काफ़ी खुश होगी। इनफैक्ट केरल में उनकी सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में भी एक तरह से कह लीजिए बैकडोर से शायद उनकी सरकार बन जाए, क्योंकि टीवी के ने उनको ऑफर दिया है और शायद कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करने के मूड में भी है। पुडुचेरी में उनकी 2-3 सीटें बढ़ गई हैं। तो ठीक है, बंगाल में तो कांग्रेस कहीं थी ही नहीं, इसलिए उनका कोई लॉस नहीं है। असम में कांग्रेस ने बीच में ही लड़ाई छोड़ दी थी, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा दुख नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था कि उनकी कैंपेन की हवा निकल गई थी, मिडवे हवा निकल गई थी, जो कहते हैं ना कि टायर पंचर हो जाना, वैसे टायर पंचर उनका हो गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कोई दुख का माहौल होगा। खुश हो रहे होंगे कि चलो लेफ्ट को हटा के कांग्रेस की सरकार वहाँ बन रही है। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, टीवीके का जो रहा है पूरा प्रदर्शन, वहाँ पे तो टीवीके ने डीएमके AIADMK के दोनों की सीटी बजा दी, ये तो बात सच है। लेकिन बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड सा था आउटकम। हम सभी अपने चर्चा में कह रहे थे कि टीवीके का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हम में से किसी को नहीं पता कि वो किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, किसको फ़ायदा करेगी। नंबर 1 पार्टी बनके और खुद ही सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता अपना जो स्टार पावर वाला फैक्टर था वो मिस करने लगी थी जब से जयललिता की डेथ के बाद से, या उसके पहले उन्होंने MGR का दौर देखा हुआ था। चाहे जयललिता जब थी तो उनकी भी जो उनका करिश्मा था
तो वो चाहते थे उस चीज़ को वापस लाना। वहाँ लोग अपने स्टार्स के पीछे बड़े दीवाने रहते हैं। और डीएमके का लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इनफैक्ट इतना ज़्यादा था, ये शायद हम उसका आकलन नहीं कर पाए, क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं, और बन गई। वो साइलेंट वोटर्स की तरह जो है सबने काम किया, हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट में गुस्सा है, ये शायद हम नहीं देख पाए। तो वहाँ हमारे आकलन में जरूर कमी रही है। एक चीज़ मैं बंगाल के बारे में कहना चाहूँगी, कहीं पे मैं योगेंद्र यादव का सुन रही थी, नामी सेफोलॉजिस्ट हैं, तो वो जो कहते हैं उनकी बात पे कुछ वजन होता है। वो कह रहे हैं कि बंगाल में ये जो चुनाव है, इसके एक माने तो ये हैं कि बहुत तरह की मैनेजमेंट हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले जो चुनाव होते थे उसमें वोटर चुनता था सरकार। अब इस चुनाव में एसआईआर के माध्यम से वोटर्स को एलिमिनेट करके एक नई फिलॉसफी आ गई है कि सरकार ही वोटर भी चुन रही है, सरकार ही डिसाइड कर रही है कि ये तो कौन मैम वोट वही वाली करेगा। बात हो गई कि चुनाव के बाद फिर ईवीएम कह दें, फिर उसके बाद नहीं, पोस्टल लेकिन ये बैलेट तो कह दें। बात सही है ना कि बहुत सारे वोटर्स, लाखों की संख्या में जिन्होंने वोट नहीं दिया है और आज भी उनका मामला ट्रिब्यूनल में है, कल को वैलिड वोटर डिक्लेयर भी हो जाते हैं तो उनका तो वोट गया, इस चुनाव में तो गया। तो जो वोटर वोट करता और उससे फ़र्क पड़ सकता था, वो तो नलीफाई हो गया फैक्टर ना। और अगर मान लीजिए 27 लाख वोटर, टोटल 27 लाख है जो बाहर रह गया है चुनाव प्रक्रिया से, और दोनों पार्टियों के बीच का अंतर, टीएमसी और बीजेपी के वोटों का अंतर 27 लाख से कम है, तो हम क्या ये नहीं मान के चलें कि उसका फ़र्क पड़ा है चुनाव के आउटकम पे? 4% 27 लाख वोटर जो रह गया बाहर, वो ऑलमोस्ट रफली 3.5 से 4% के बीच होता है टोटल वोटर्स का। अगर 2 से 3% के बीच में मार्जिन वोट परसेंटेज रह जाती है बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी, तो क्या हम ये मान के नहीं चले कि उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है? अगर मार्जिन ऑफ वोट्स इतना रह जाता है, और अभी मेरे ख्याल से 3 से 4% के बीच में है दोनों पार्टीज़ के बीच का वोट परसेंटेज का मार्जिन, तो ये एक एलिमिनेट करने का फैक्टर जो काम में आया है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें सबको सोचना होगा, हर ऑपोजिशन। अब अगली बारी अखिलेश की है, अखिलेश को भी सोचना होगा, और पंजाब में इलेक्शन है, उत्तराखंड में इलेक्शन है, सबको सोचना होगा कि ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है ये कितना उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का ही रहेगा। बहुत सारे कोर्ट में चल रहा है मामला सर, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पोल भी हमारे साथ लगातार चल रहा है कि क्या बंगाल में मोदी मैजिक चल गया है? जिस तरीके से आप सब उस पर जवाब दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप देखिए तो दीदी आप बहुत याद आओगी, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा रोहित हैं जो लिखते हैं कि बंगाली अस्मिता विकास, इसका संदेश ममता दीदी फैलाने में विफल रही थी, जो कि बात सर भी कह रहे थे। बंगाल में टीएमसी का खेला खत्म, विकास ऐसा कह रहे हैं। विक्रांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं जनता ने बता दिया कि उन्हें हिंसा से जुड़ी राजनीति नहीं चाहिए। बहुत सारे दर्शक लगातार हैं, कुछ लोगों की आईडीज़ में शायद पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो कुछ अलग ढंग से लिखी हुई है। रोना धोना स्टार्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस बदलने लगे टीएमसी के नेताओं के। ममता टीएमसी की हार से जो है परेशान उनके नेता दिख रहे हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं, लगातार आप सब जुड़े रहिए। जो सवाल आपके होंगे वरिष्ठ पत्रकारों से वो भी आप पूछ सकते हैं। अनुराग सर, केरल की बात मैंने पूर्णिमा मैम से शुरू की थी, मैं चाहूँगी केरल पर ही आप उनसे, कांग्रेस की बात हुई थी। बीजेपी वहाँ पर जीतने के लिए तो सरकार मतलब नहीं चुनाव लड़ रही थी कि सरकार बनानी है उसे या जीतना है। ये जो 3-4 सीटें उनकी आ रही हैं, जो वोटिंग परसेंटेज उनके बढ़ रहे हैं, वो कितना उनके लिए आने वाले परिस्थिति में, आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में और आने वाले चुनाव में कितना कारगर होगा? ये वैसे ही तो नहीं दिखेगा जैसे बंगाल में 3 से 190 आ गए। देखिए प्रतीक्षा जी, भाजपा के लिए हमेशा से साउथ एक दूसरी दुनिया की तरह रहा हुआ है, चुनौती रहा है। वेस्ट बंगाल भी चुनौती था और वेस्ट बंगाल को क्रैक करने में उन्हें 10 से 15 साल लगे। वेस्ट बंगाल उनके लिए बहुत क्रिटिकल था बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को एक तरह से मैं क्या उसका शब्द, मतलब उनको सेटल करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। जो 4 बड़े छत्रप हैं इस देश में विपक्ष के, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक जी, उद्धव ठाकरे जी और ममता, तो उसमें ये आखिरी यही बच रही थी। तो इनको इस बार इनको भी ठिकाने लगा दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा इन्हें परेशान कर ठिकाने लगाने मत कहिए तो राजनीतिक रूप से तो इसमें अब ये जो है साउथ जो है बीजेपी के लिए, जैसे केरल का चुनाव था, तमिलनाडु चुनाव, तो बीजेपी को वहां पे कोई सीट के लिए अगर आ गई तो वो बोनस है, नहीं तो वहां पे शुरुआत कर दी जानी, और शुरुआत वो आज से नहीं हुई है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि
अयोध्या में, बनारस में, वहाँ पे साउथ से ग्रुप्स आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, तो उनको वो नॉर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश बहुत दिनों से चल रही। तो जो सरकार नहीं, उसमें कोई गलती, उसको आलोचना के तौर पे मत देखिए। वो एक बता रही हूँ, आलोचना वहां नहीं। से कनेक्ट करने के एक उसको अगर हम अपने देवी देवताओं के साथ जोड़ने के साथ साथ एक जो बड़ी चीज कर रहे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक जैसे अभी तक टीएमसी जो थी वो उसने वेस्ट बंगाल को एक अलग टापू की तरह देश में बनाया हुआ था कि वहां पे जैसे ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल में ये नहीं चलेगा, ये कोई दूसरा हिस्सा नहीं है, मतलब वो आप एक भारत देश में एक अलग टापू बना के नहीं बैठ जाएंगे। उसी तरह से जैसे केरल बना हुआ था, जैसे तमिलनाडु बना हुआ था कि वहाँ पे एक बार डीएमके आ जाएगा, एक बार अन्ना डीएमके आ जाएगा और आपस में, तो वहाँ पे वो जो एक वोटर का एक जो सोचने का नजरिया था उसको बदलने का प्रयास बहुत दिन से चल रहा था। अब वो 20 कब 40 बन जाएगा वो अब बंगाल के बाद तो कह ही सकते हैं। अब बंगाल के बाद तो कह सकते हैं बिल्कुल। जी जी जी। 2 नंबर जो है वो बीजेपी ने उसको बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करती है। उनकी 89 में 2 सीटें थी लोकसभा में, वो 2 से 306 तक पहुंचे। 2 सीटें बंगाल में थी, 2 से आज वो 190 क्रॉस करने वाले हैं। अगर केरला में 2 आ रही हैं तो अब केरला वालों को सावधान हो तो जाना 10 ही साल तो हुआ सर मैम, 10 साल में तो 3 से जो है 190 आ गए। वही मैं कह रही हूँ कि अब केरला में अगर आज 2 है तो वो 10 साल में कहाँ जाएंगी, ये वहाँ के लोग सोचें। बंगाल के लिए अगर देखें तो अब बीजेपी किस तरीके से वहाँ पर अपने शासन को करेगी, क्योंकि जब हमने वोट में देखा कि जब बात हो रही थी या फिर जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा था तो उन्हीं के बीच के उसी तरीके के लोग थे। जैसा कि राजकिशोर सर ने भी कहा कि वो जो आरजीकर की पीड़िता माता जी थी उस बच्ची की, वो खुद चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव लड़ रही थी, तो उनकी कैंपेनिंग के लिए भी जो लोग बैठे थे वो सब वहीं के थे, कोई दिल्ली या गुजरात से गया हुआ नहीं था। तो अब वहां पर इतनी सीटें आने के बाद अब प्रॉपरली शासन चलाना भी चुनौती है और सीएम भी चुनौती है, क्योंकि ममता का जो पूरा फेस था वो भ्रष्टाचार मुक्त थी। शुभेंदु अगर उनके सामने है तो शुभेंदु के साथ ये नहीं कह सकते कि वो देखिए प्रतीक्षा, सबसे बड़ी बात है कि चलिए अब ये तस्वीर साफ है, बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जहाँ तक ये कहा जाए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे अचानक, सच अगर ये पूछा जाए तो हम तमाम लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 के करीब पहुँच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर आपने देखा होगा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तो जो टीएमसी प्रचार कर रही थी उसमें सीने, तारक तारिकाएँ, नायक नायिकाएँ, ये तमाम चीज़ें थीं, और जो प्रचार हुआ उसमें ना एक मैसेज छोड़ा गया, उस मैसेज पे आऊँगा, लेकिन पहले आपका सवाल का जवाब दूँ। जब 2 सीटें आई थी बीजेपी को और जब 190 सीटें आई हैं तो आखिर ये वोटर आए कहाँ से? तो वाम दलों के जो समर्थक थे उनके लिए बीजेपी से बड़ी शत्रु, कहीं बड़ी शत्रु वो ममता बनर्जी को बन चुकी थी। ये पूरा का पूरा चंक, आप कह सकते हैं कि 100% चंक ये सीधा बीजेपी में शिफ्ट हुआ और वहाँ पे बीजेपी ताकतवर हुई। अगर यही कांग्रेस में ये दमखम दिखता उन लोगों को कि कांग्रेस ममता को पलट सकती है तो वो कांग्रेस की तरफ जाते। उन्हें कोई मतलब नहीं था आइडियोलॉजी से, उन्हें सिर्फ मतलब था ममता जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि जो प्रचार का तरीका अपनाया गया, आपने देखा ये उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो अखिलेश यादव के लिए एक सीख है। सयानी घोष तमाम मंचों से जाके कह रही थी कि पाल तोली देली माजे हाला करिश्ना छारी दिन काया हमें जाबो मदीना। तो ये जो मदीना, काबा और ये तमाम चीज़ों की अब रट लगाएंगे तो ये आपको आप कमजोर ही होने वाले हैं। 20% हैं भाई, 20%। तो 20% के खिलाफ 80% को एकजुट करने में आपके इस तरह से जाबो मदीना वाली जो बात है ना, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जा रही है। और अभी आप बात कर रहे थे केरला, तमिलनाडु, ये तमाम चीज़ें बची हैं। अश्वमेघ का घोड़ा सुना ना आपने, चारों दिशाओं में विजय के लिए भागता है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाजपेयी जी के बाद 10 सालों का बीच में गैप था जब आई, उस वक्त पूरब और दक्षिण यहाँ पे बीजेपी ना के बराबर दिखाई देती। उड़ीसा में कहा जाता था कि पटनायक बाबू को तो भाई कोई हिला ही नहीं सकता। उड़ीसा इनके कब्जे में आई। 2015 में बिहार में भी ये हारते हैं, लेकिन देखिए वो अश्वमेघ का घोड़ा चलता है और फिर बिहार में भी आते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें तो सिर्फ दक्षिण के राज्य बच जाते हैं और नॉर्थ में पंजाब
अब कश्मीर के बाद पंजाब, नीचे आइए हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर झारखंड भी रह प्रदेश, गया। बिहार, झारखंड, आप जाते जाइए। तो अब सिर्फ अश्वमेध के घोड़े के लिए साउथ बचा है दक्षिण बचा है। और ये चाणक्य अब पूरी ताकत वहाँ पे झोंकने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब विपक्ष को अपने चुनावी तरीकों में खास करके बदलना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठना होगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे चुनावों में मुद्दे की कहीं बात नहीं हुई, कहीं बात नहीं हुई, चाहे वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मंच हो या भारतीय जनता पार्टी का मंच हो, कहीं से मुद्दे की बात नहीं होती। इधर काबा मदीना की बात होती है, इधर होती है घुसपैठिए की बात। तकनीकी रूप से विपक्ष सवाल भी उठा रहा था कि भाई घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये आप क्यों नहीं सीमा तो रोक पा आपके रहे? हवाले हाँ, है, आप क्यों BSF नहीं रोक आप पा देखते रहे? हो। लेकिन कहीं पे भी रोजगार की बात नहीं होती, उद्योग की बात नहीं होती। बंगाल को अगर आप देखेंगे तो आज से 40 साल पहले जिस वक्त 90% हिंदुस्तान बिजली के लिए त्राहिमाम करता था, 40-50 साल पहले भी बंगाल के पास 30% सरप्लस बिजली हुआ बिजली हुआ करती थी। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बंगाल का, तो वो कहते हैं कि जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, नीचे की तरफ गया। लेकिन जहां तक बात है एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी, ये शब्द सिर्फ हमारे कुछ और नहीं होता। आपकी चर्चा करने की है। तो जहां पे विपक्ष की सरकार वहां एंटी इनकम्बेंसी, और जहां भाजपा वहां प्रो नहीं सर, विकास इनकम्बेंसी। डेवलपमेंट भी देखिए ना, बाकी मेट्रोज देखिए और आप कोलकाता देखिए, तो वो दिखता तो है ही, फर्क तो साफ दिख ही रहा था, इसीलिए शायद इस तरीके की बात थी। आखिरी चाय सस्ती है सर। चाय बहुत महंगी है, नहीं, बहुत आप- महंगी है। 50 रुपए की कुल्हड़ की चाय आती है, केसर का एक नकली दाना टपका देते हैं। ठीक है, चलिए चाय यहाँ चाय भी पर वही चर्चा चल फिर रहा हो है। जाएगी। मैं कह रही हूँ आखिरी की जो दोनों बातचीत है हमारे वरिष्ठ पत्रकारों से, वो हम तमिलनाडु पर करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु ने जितना चौंकाया है, मुझे लगता है कि डीएमके और एआईडीएमके दोनों ही सर पकड़ के बैठे होंगे, उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं। विजय को लेकर जितनी कहा जा रहा था कि विजय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, विजय के साथ वोटर्स दिख रहे हैं। जब हम वोटिंग के दिन देख रहे थे तो सब लड़के लड़कियां वो सीटी हाथ में लिए हुए वो वोट करने जा रहे थे, पर इतना लग रहा था कि इस तरीके से होंगे कि वो ऐसे राजशाही की तरह बैठे होंगे, बादशाह की तरह, और कहेंगे हाँ आप बताइए आप कैसे वो करेंगे और आप बताइए, क्योंकि दोनों तरफ से उनके पीछे जो है लोग लग गए। नहीं, ये तो सच है कि इस पूरे चुनाव में असली जो हीरो बनकर उभरे हैं, जो थलपति, मतलब जननायक, वो जननायक, वो विजय बनकर उभरे हैं। लेकिन एक बात मैं श्रीनिवास जी की सहमत नहीं हूँ, चाय पश्चिम ठीक है? बंगाल कोलकाता बहुत सस्ता है। मतलब मैं घूमने के बाद चाय मुझे 50 रुपए की पता नहीं कहाँ मिली, मैंने सर वो जो कौन सा ढाबा, हाईवे ढाबा करके है, हाँ सर, हाईवे बहुत बहुत भीड़ होती है हाँ, जानता हूँ, मैंने वहाँ तो खाना 2 बार खाया सर खाना। वो नहीं सर, वो नहीं, that वो is a 5 स्टार ढाबा। नहीं, हाईवे ढाबा 5 स्टार नहीं है। That is a ढाबा। डिसेंट है। मैं आपको बताऊं, जहां पर भी गया तो मतलब कुल्हड़ में 10 रुपए की चाय मुझे मिलेगी। दिल्ली से जाने के बाद मेरे लिए वो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला था। 10 रुपए की झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खरीदी है भाई, तो सस्ता तो है, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं पैसे है। भी दिए, नोट भी दिए हाँ, 10 के। लेकिन सस्ता होने के साथ साथ जो है आदमी का जीवन सस्ता नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने चूंकि जो सवाल किया, मैं उसी तरफ जाता हूँ, तमिलनाडु की तरफ जाता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल आते ही मैं हो के आया हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा वहां भावुक हो पर जाता चला जाता हूँ। तो स्वाभाविक है। तो लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि विजय का जो ये आविर्भाव है और जो विजय का आना, जितना पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आना टर्निंग पॉइंट है, ये वैसा ही टर्निंग पॉइंट तमिलनाडु और खासतौर से दक्षिण और द्रविड़ पॉलिटिक्स की राजनीति में आना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा इसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। पुराने मुद्दों पर जो अन्नादुराई ने किया था 1967 में, के कामराज को बाहर करने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को छोटा भाई या सेकंड ग्रेड प्लेयर बना लिया था, डीएमके एआईडीएमके के साथ वो लगातार आते रहे, उसमें विजय का उभार उस पॉलिटिक्स पर एक बड़ा प्रहार है। और ये इस बात के लिए एक वक्तव्य है कि तमिलनाडु में भी जिस तरीके से लोग, हुआ क्या, जो मैंने पश्चिम बंगाल के लिए बात कही थी वही बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। होता क्या है कि बड़ी सहूलियत के हिसाब से, खासतौर से चाहे मीडिया, चाहे बुद्धिजीवी या तमाम राजनीतिक दल क्या करते हैं, भारत को अलग अलग हिस्सों में और एक पहचान तक सीमित कर देना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि भारत के तमाम हिस्सों से कितने लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं, क्या काशी कितने तमिल आते हैं, सुब्रमण्यम जो है, जो राष्ट्र कवि जिनको हम कहते हैं, मतलब जिस तरीके से जो है उनकी आवाज़, उनके बारे में चर्चा नहीं होती। हमेशा बहुत हम लोग सीमित और बड़ी संकुचित तरीके से व्याख्या करते हैं। जार्गन्स थोड़ा आसानी रहती व्याख्या करने में। बोले क्या, बोले वो द्रविड़ पॉलिटिक्स है। अच्छा, द्रविड़ पॉलिटिक्स है क्या? और मैं आपसे
मतलब बहुत पूरी मतलब जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिना किसी को ऑफेंडेड किए हुए, द्रविड़ पॉलिटिक्स क्या है आप ज़्यादातर अगर विश्लेषकों से पूछेंगे जो लिखते चले आते हैं अखबारों में या बोलते हैं, उनको उसके मूल के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। ऐसा लगता है पता नहीं कि क्या चलता चला आ रहा है। खैर वो वामपंथी इतिहास और उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये यहाँ पर आप मानकर चलिए कि कैसे जो है वहाँ पर विजय आते हैं। 10% ही वहाँ क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है, विजय खुद क्रिश्चियन है। विजय खुद क्रिश्चियन है। उसके बाद वो सत्ता में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक विजय की जो फैन फॉलोइंग है और उनका एक फैन क्लब है, उसके जरिए वो तमाम काम करते चले आ रहे थे। उसके साथ में ये सबसे बड़ा वक्तव्य, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ठीक वैसा ही है जो वामपंथी शासन के खिलाफ जिस तरीके का मैंडेट ममता बनर्जी को आया था, क्योंकि एक उपेक्षा आ गई थी कि ठीक है हम तो जीती जाएंगे, सामने जयललिता है नहीं। एमके स्टालिन को लग रहा था मैं ही जो है पूरा जो है कराइनगार क्या बोलते थे उनको, करुणानिधि को, बस मैं ही उनका जो है, तो मैं ही बस उनका अवतार अब यहाँ पर पैदा हो गया हूँ और कोई नहीं होगा। तो उन्होंने जो पुरानी जो क्षुद्र राजनीति करने की कोशिश की कि भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर जो तमाम चीजें की, उनको मतदाताओं ने धता बता दिया। अच्छा, बड़ी खास बात है, विजय क्रिश्चियन है, उनकी गर्लफ्रेंड तृष्णा जो है वो सीधे तिरुपति बालाजी जाती हैं। आप जरा कॉम्बिनेशन देखिए। मैं उनके बच्चे, उनके पिताजी सुबह से मंदिर में बैठे थे 6:30-7 बजे से, वो 11 बजे के आसपास आए हैं, जब बच्चियों से मिले हैं वो वीडियोस आ रहे देखिए सब आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो एक बहुत अच्छी तस्वीर है, मैं अच्छी तस्वीर इसलिए कह रहा हूँ, किसी की हार या जीत की बात नहीं है, कम से कम जब खांचों में बटी हुई राजनीति हो ना प्रतीक्षा जी, तो उसमें जब इस तरीके के संदेश और संकेत जब दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनमानस दूसरी तरीके से सोच रहा है। और जो बात अभी पश्चिम बंगाल के बारे में कही श्रीनिवास जी ने कि मतलब वहां पर मुद्दे नहीं थे, नहीं मुद्दे थे, बेरोजगारी और जो पलायन, महिला अपराध। आप याद करिए कि मैं बच्चों के साथ में जब बात कर रहा था तो उनके सामने यही सब बातें थी कि भाई 6000 इंडस्ट्रीज चली गई, तो तमिलनाडु में भी क्या ये इश्यूज नहीं होंगे? सनातन को वहां पर क्या कहा गया था? कोरोना वायरस किस चीज को कहा गया था? और जहां स्टालिन को लग रहा था यही सब कह के वो जो है वोट हासिल कर और खास बात यह है कि तमिलनाडु में जो है श्रीमद् भागवत में आप जाइए तो उसमें वो कहते हैं भक्ति का जन्म यहाँ हुआ, कहते हैं उत्पन्ने द्रविड़म साहा, मतलब यहीं पर मेरा जन्म हुआ। गुजरात में और आगे मैं पली बड़ी, गुजरात में जाके मैं मैच्योरिटी को प्राप्त हुई। जहां से शुरुआत होती वहां पर इस तरीके की बातें कही जाती रही और उसको लेकर ताली बजाई जाती रही और ये कहा जाता रहा कि भाई चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जो है ये द्रविड़ पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि एक दल विशेष को रोकने में, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि कोई राष्ट्रीय पार्टी वहां पर ना पनप पाए, मैं फिर कह रहा हूं, देश की सियासत के लिए मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है कोई राष्ट्रीय दल, जैसे केरल में कांग्रेस है, बहुत अच्छा है, एक राष्ट्रीय दल निश्चित तौर पर वहां पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ये जो क्षुद्र राजनीति है ना, जो बहुत संकीर्णता के दायरे में आ जाती है, उनके अपने विषय हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, उनका होना आवश्यक है, लेकिन पूरी तरीके से उसको एक अलग देश की तरह, एक अलग भूभाग की तरह बना देना, इसको मुझे लगता है कि विजय की विजय मुझे लगता है इस मामले में बहुत अद्भुत है, उसको इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। पार्टियों का एक महत्व होता है। हाँ, नहीं वही वो कह रहे हैं कि होना तो चाहिए, लेकिन केंद्र की भी कोई पार्टी जरूर राज्यों में होनी चाहिए। नहीं, अभी शिक्षा विवाद हुआ था प्रतीक्षा जी, हावी हो जाती है। नहीं, भाषा का जो विवाद हुआ था वो क्या था भाई? जब त्रिभाषी जो फार्मूला था उसमें दिक्कत क्या थी, उसको किस तरीके से पेश किया गया। और मैं फिर कह रहा हूं एक बात और कि कांग्रेस में के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है, कांग्रेस के लिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस के लिए जो एक चुनौती ममता बनर्जी की तरफ से पेश हो सकती थी, एमके स्टालिन की तरफ से पेश हो सकती थी, दोनों अपने अपने यहाँ हार के रह गए। और तो और जाने दीजिए, प्रियंका गांधी असम देख रही थी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी, टिकट बांटी है खुद, सब टिकट बांटी है वो भी गए। तो कुल मिला के सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी जीत गए हैं, आपको बता दूं मैं। प्रियंका राहुल अछूते नहीं होते हमारे इस कार्यक्रम से। सर, मैं चाहूंगी तमिलनाडु पर ही आप भी बात करें, क्योंकि देश का आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु की ही बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसे दौर बदला, वैसे तमिलनाडु में भी दौर बदला है। इस वक्त विजय जिस पोजीशन में है, क्या ये संभव है कि वो ये कह दें एआईडीएमके को कि आप बीजेपी से गठबंधन तोड़ो, हम आपके साथ हैं? डीएमके से उनको ऑफर चला ही गया है, या फिर वो जो वहाँ के छोटे दल हैं, क्योंकि उन्हें सीटें बहुत कम चाहिए, 7 या 8 सीटें उन्हें चाहिए जादुई आंकड़ा छूने के लिए, तो क्या ये संभव है कि वो ये भी कर सकते हैं कि भाई छोटे छोटे जो दल हैं उनको जोड़ के हम अपना जो है बनाएंगे, क्योंकि सीएम बनना तो अब उनका तय है? मैं आऊँगा तमिलनाडु पर, लेकिन मेरे पास अभी एक दिलचस्प अपडेट अपनी चुनाव डेट से हम लाइव हैं। ना। पहली बार ऐतिहासिक रूप से 2 का आंकड़ा बता रही थी पूर्णिमा जी, लेकिन 3 सीटें आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की केरल में।
3 सीटें पहली बार आई हैं इतिहास में। 2016 में पहली बार उनका खाता खुला था, 2021 में लेकिन 0 सीटें थी विधानसभा, 0 से वो 3 पर पहुंचे हैं। 3 जो उम्मीदवार उनके विजयी घोषित हुए हैं, बीबी गोप कुमार हैं, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर भी रहे हैं केंद्र में आईटी। तो ये तीनों लोग जीत गए अपनी अपनी विधानसभा से। 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट मिली, सुरेश गोपी जो अभी मंत्री भी हैं। तो केरल में 3 सीटें जीत लेना ये भी बढ़त है। एक ही सीट का अभी तक रिकॉर्ड था, वो भी गवा दी थी 21 में 0 था। तो केरल का ये जो डेवलपमेंट है बीच लाइव में, ये भी महत्वपूर्ण है। 3 से बंगाल में ही 77 पर आए थे और 77 से अब 190 पर है। तो और वहाँ भी संघ का बहुत प्रयत्न है और अभी सारे पुरस्कार दिए, और राज्यसभा में, इसमें लोकसभा में बैठ के भी जो उनकी दोनों की मास्टर जी की जो टांगे कट गई उस पर बात हुई, तो उस पर अभी लंबा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने तमिलनाडु का प्रश्न पूछा है। तमिलनाडु में केवल एक एग्जिट पोल ये बता रहा था, लेकिन जितनी उनकी रैलियों में भीड़ थी और जो ग्राउंड कवरेज करने वाले लोग थे, उनने सभी ने कहा था कि जो टीवी के फैक्टर है वो महत्वपूर्ण है। टीवी के फैक्टर, जो लोग वहाँ की ज़मीन से नहीं जुड़े हैं या जो लगातार वहाँ नहीं जाते हैं वो नहीं समझ सकते। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा स्टारडम हावी ही रहा है। अगर वो सीएम बनते हैं और उनको 6-7 नहीं ज़्यादा सीटें चाहिए, वो 118 का बहुमत है, उससे पीछे हैं, अभी करीबन 20 सीट पीछे हैं। अब वो आखिरी में 107-8 सीटें आ गई। आखिरी में क्या होता है वो देखते हैं, और वो किसका समर्थन लेंगे ये भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि ये भाजपा का ही प्लान भी है और भाजपा का ही टीम है। किसी ने हमारी पोस्ट पे लिखा था, सर हमने एक खबर बनाई थी, उस पे लिखा था कि ये तो तमिलनाडु का हुमायूं कबीर है। हाँ, तो वो जैसे वहाँ पर उनको प्लांट किया गया, ऐसा लोग मानते हैं, प्रमाण नहीं है लेकिन मानते हैं। उसके लिए वीडियो भी हुमायूं कबीर का गया था। इसमें तो कोई वीडियो नहीं आया, बल्कि उन्होंने भाजपा को एक फासिस्ट पार्टी भी कह दिया, कही थी। अगर सचमुच गठबंधन है भी तो इसलिए कहा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्रिश्चियन वोट उनको नहीं मिलते। 10% ही सही महत्वपूर्ण, खुद क्रिश्चियन है, और अगर पता लग जाता कि भाजपा के साथ किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध है तो नहीं मिलते, इसलिए उसको बड़ी सावधानी से दूर रखा गया। और अभी भी उनके पास भाजपा का कोई समर्थन सीधा तो आ नहीं सकता। अगर एआईडीएमके का आता है तो फिर समझ सकते हैं कि पीछे से कुछ है, लेकिन डीएमके तो खुला ऑफर दे भी चुकी है, उसको देखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत अच्छी बात राजकिशोर जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े स्तर की चीज़ों को, जो भारत के आपस में संबंध है, उसको नहीं देख के, लेकिन ये छोटा किया किसने? वही जिस की बात कर रहे हैं, लोगों ने उस क्षेत्रीयता को उभार कर इतना बड़ा किया कि वो राष्ट्रीयता से बड़ी हो जाए। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, सारी भाषाएं पढ़ी हैं, और जो बच्चे दक्षिण भारत से ट्रांसफ़र होकर आते थे वो भी हमारे साथ पढ़ते थे। हमको सारे लोकगीत सिखाए जाते थे, कन्नड़ का भी सिखाया गया, तमिल का भी सिखाया गया, एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे। तो सचमुच त्रिभाषा फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन करता है? हिंदी के नाम पट्टों को मिटा देना, स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को, अनिवार्यता को खत्म कर देना, बात हिंदी की नहीं है। अगर हम इतने सारे अलग अलग राज्यों में बटे हैं, उसके बाद भी एक पूरा राष्ट्र है हमारा गणराज्य, तो रचना जो हुई है वो कैसी हुई है? भाषावारी हुई ना, प्रांत रचना। बंगाल भाषा से हुआ, महाराष्ट्र भाषा से हुआ, हिंदी भाषी राज्य बीच में अलग रह गए। दक्षिण भारत के कर्नाटक है तो कन्नड़ की वजह से ना, तमिलनाडु है तो तमिल की वजह से हुई, तो भाषावार है। लेकिन उस भाषावार प्रांत रचना को भारत की व्यापक संस्कृति से जोड़ना, यही राष्ट्रीय नीति। और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसीलिए राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व होना चाहिए हर राज्य के भीतर भी। क्षेत्रीयता का अपना महत्व है, उस क्षेत्रीयता को संजोते हुए ही हम एक बड़े राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। यही सपना भी था हमारे संविधान निर्माताओं का। भारत उसी रूप में आगे भी बढ़ा है, और जो अखंड भारत की हम बात करते हैं वो भी वही स्वप्न है, क्योंकि उसको एक संस्कृति हमें सूत्रों में पिरोती है। संस्कृति के वो धागे तोड़ने की कोशिश वो लोग करते हैं जो आर्य बनाम द्रविड़ करते हैं, जो हिंदी बनाम तमिल करते हैं, हिंदी बनाम मलयालम करते हैं, जो हिंदी बनाम कन्नड़ा करते हैं। जो ये संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत थे, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की बात की। संत तिरुवल्लुवर भी तो सुब्रमण्यम स्वामी के नाम, सुब्रमण्यम भारती के नाम पे, स्वामी तो नेता है, सॉरी, सुब्रमण्यम भारती के नाम पे तो यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा लुटियन। हाँ, सुब्रमण्यम भारती की कविताएं हमने भी बचपन में पढ़ी, हमारी पाठ्य पुस्तकों में। संत तिरुवल्लुवर बहुत बड़े संत रहे, उनके कोट्स वगैरह सब कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब आप ये कोशिश करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो स्मारक वहां पर बना हुआ, उसके पहले उनसे ऊंची संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा बने, छोटी बड़ी प्रतिमा आप कर रहे हो ना। संत लोग छोटे बड़े तो मंच के होते नहीं। वो स्वामी विवेकानंद कौन थे? जिन्होंने बंगाल की धरती से निकलकर भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिया, पूरे भारत का एक परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया, और फिर वो कन्याकुमारी में जब गए गोता लगा के और समाधि लगाई, तो फिर उसी को बाद में स्मारक के रूप में बनाया गया, मेमोरियल। हाँ, स्वामी विवेकानंद। तो फिर वो अब उसके बाद आप जब क्षेत्रीय राजनीति पे उतर आते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो भी बोट जाएगी वो डायरेक्ट आपको विवेकानंद रॉक पे नहीं ले जाएगी, वो किसी भी हाल में पहले तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पे ले जाएगी, और वो घूमना आपके लिए जरूरी है। हाँ।
जब आप इस तरह की कंपल्शन वाली राजनीति करते, मैं गया था तब यही हुआ था। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैं तो 2 बार गई हुई हूँ। नहीं मैम वैसा है, जो बोट आप बुक करते हो, जो सरकार जो क्रूज चलती है, देखिए, हर एक- होती है, जो आप गवर्नमेंट की साइट से बुक करते हो, वो वहां पर स्टॉपेज लेंगे, आपको उतरना है, नहीं उतरना है इसमें अलग कोई बात। तिरुवल्लुवर नहीं, मैं तो छोटे एक और बार स्वामी गई हूँ, मेरे विवेकानंद साथ बड़े भी और ऐसा ही। ये कौन करता है? तिरुवल्लुवर नहीं करते हैं, ये राजनेता करते हैं। हिंदी पढ़ना खराब है, ये कौन सिखाता है? और फिर अंग्रेजी क्यों हावी होती है? हम अगर अलग अलग भाषा को जानने वाले हैं तो हम अपनी हिंदी भाषा को या अपनी तमिल भाषा को नहीं सीखेंगे और एक दूसरे से बतियाएंगे, हम फिर अंग्रेजी में बतियाएंगे। मेरा जब एक बार वहां पर मैं जिस कैब से घूम रहा था चेन्नई में, उसमें चालान बना, तो वो मेरे को सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, उसने मेरे से बात नहीं करके और मुझसे उस पुलिस वाले ने पढ़ा, वो अलग किस्सा है। लेकिन ये कौन पैदा करता है? मेरे को तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तमिल आप सिखा दीजिए, मैं कोशिश करूंगा तमिल में बात करूं, आप हिंदी सीख लीजिए। वो आती है सर, उन्हें फिर भी नहीं करते हो। वो खराब लोग नहीं हैं, ये बीज सिखाया गया, बोए गए बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। उस बीज को खत्म करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में जीना और सभी भाषाओं और उनसे जुड़ी हुई संस्कृतियों का सम्मान करते हुए भी भारत को उतना बड़ा बनाए रखना, ये व्यापक सोच है। आज जो इनकी जीत हुई है, वो शायद हम कोशिश कर सकते हैं कि क्षेत्रवाद की उस गंदी राजनीति से क्षेत्रवाद को संजोते हुए राष्ट्र से जोड़ने की एक नए सेतु के रूप में काम करें, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और इस उम्मीद की वजह से ही भारत बेहतर बन सकता है। लेकिन कोई ना कोई राष्ट्रीय दल का भी प्रभुत्व, कोई ना कोई राष्ट्रीय दल की उपस्थिति, कोई ना कोई राष्ट्रीय दल का, क्योंकि एक जो हमारा बड़ा छाता है, लार्जर अम्ब्रेला है भारत का, अखंड भारत का, भारत के एक राष्ट्र, जो भारत के विरोधी तत्व हैं वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं ना कि इस तरह का क्षेत्रवाद पनपे और हम टुकड़ों में बढ़ जाए। जिसने असम में उल्फा के नाम से आग लगाई और जिसने खालिस्तान की मांग कर ली पंजाब में, वो क्या चाहता है? और उसको जीतने नहीं देना। आज हम बात तो जीत की कर रहे हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, आपने तमिलनाडु का प्रश्न किया, और तमिलनाडु के बरक्स ये सब राजनीतिक विभेद क्यों उभरते हैं? वो इसलिए उभरते हैं कि उनको पैदा किया गया, चुनावी फायदे उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय पार्टियां हमारे यहाँ बनी रहेंगी, उनको तोड़ने का एक ही तरीका है, क्षेत्रवाद जगा दो, असुरक्षा की भावना जगा दो, उनको ये बता दो कि ये राष्ट्रीय पार्टियां आपका नुकसान करेगी और आपकी संस्कृति को ले लेंगी, आपकी भाषा को ले लेंगी और आपको सबको वैसा ही बना देंगी जैसे ये हैं। ऐसा किसी का सोच है क्या? किसी का भी सोच नहीं है। लेकिन इस सोच को जानबूझकर दिमाग पर चस्पा किया जाता है। ऐसे में इनकी जो, अब ये किसके साथ जाते हैं, किसका समर्थन लेते हैं, मुझे नहीं पता। अंतिम परिणाम अभी तमिलनाडु के आने बाकी हैं। अभी वो 118 के बहुमत से काफी 15 से 20 सीटें फिलहाल दूर हैं। फिलहाल सर 109 पे लीड और विन है। हाँ, 109 पे टीवी लीड प्लस विन मिला के। और 5 सीटें पीएम के और 4 सीटें कांग्रेस के पास है। अगर ये कंटिन्यू करता है 109 + 9 तो 118 हो सकता है। हो ही जाएगा। हाँ, तो 118 फिर बहुत दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए। तो ये आंकड़ा अभी थोड़ी देर में स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि सीएम बन रहे हैं विजय। हाँ, और वो बन रहे हैं तो वो 6वें ऐसे सीएम होंगे जो फिल्म से सीधे राजनीति पे आए हैं और सीधे मुख्यमंत्री जयललिता बने। के बाद एक बड़ा और वैक्यूम उसमें था शायद उपलब्धि इन उसको लोगों की ये उन्होंने- होती है, कोई कैडर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई उस तरह का कार्यकर्ता नहीं है, कोई 5-6 साल की 10 साल की राजनीति मेहनत और नहीं है। वो नहीं है। प्रशांत किशोर जैसा नहीं, 4 साल से लगे हुए केवल स्टारडम है, स्टार्ट। केवल स्टारडम, फैन फॉलोइंग और एक तबका जिनको लगता है कि जैसा ये फिल्मों में जननायक है वैसा ही सचमुच का नायक बनेगा। और वहां पे भी महिला फिल्मी वोटरों ने पर्दे खेल में किया और है सर। सचमुच के पर्दे में अंतर है। जो वहां फिल्मी पे भी महिला वोटरों ने खेल किया है सबसे ज्यादा। फैन वो फॉलोइंग स्ट्रांग। गर्ल्स कॉलेज में, वो वुमेन्स कॉलेज में खुद प्रचार करने के लिए जा रहा था। हाँ, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे गर्ल्स कॉलेज में उसने गुंडों की पिटाई की है फिल्मों में, जैसे उसने सड़क पर निकाल के गुंडों, एक वो दक्षिण की फिल्मों में तो ये होता है, एक आदमी 150 को ऐसे धुनक रहा होता है जैसे बच्चों का खेल है। अब पता नहीं वो भ्रष्टाचार को, क्षेत्रवाद के दीमक को भी इसी तरह धुनक पाएंगे कि नहीं। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये विजय थलपति, तो थलपति मतलब नायक ही होता है। हाँ, नहीं तो टी विजय जोसेफ वैसे उनका असली नाम हुआ। वो सचमुच फिल्मी पर्दे के नहीं, जनता के भी नायक बने, हम ये शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ भी चुके हैं कई राज्यों के, और धीरे धीरे कई सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ है। जिस तरीके से हमने लगातार 5 चुनावी राज्यों की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है, अब शपथ ग्रहण तक, सीएम के चेहरे तक, वो सारी उठापटक, वो सारी उथल पुथल भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों खिलाड़ी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सब मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद, आप सब दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। बहुत सारे नाम थे जो कि मैं उनके मैसेज भी नहीं पढ़ पाई, उनके नाम भी नहीं पाई हूँ। जी सर। वेस्ट बंगाल में एक लेटर है जो मेरे पास व्हाट्सएप पर मेरी टीम ने भेजा है। चीफ सेक्रेटरी ने सभी विभागों के सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या फाइल दफ्तरों से हटाई, क्षतिग्रस्त या बाहर न। इसका मतलब परिवर्तन की लहर
जो आंधी के रूप में आई है उसकी शुरुआत यहां से हुई है कि तृणमूल कांग्रेस कोई ऐसा सबूत न मिटा दे जिसको साक्ष्य बनाकर उनके खिलाफ, कई बार हमने देखा सत्ता परिवर्तन होते ही सचिवालयों में आग लग जाती है। नहीं सर, आज सीआरपीएफ सुबह से है सचिवालय के बाहर, इसलिए इस तरीके की कोई आग लगती हुई और निर्देश भी बाकायदा चीफ सेक्रेटरी का जारी हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बाहर खड़ी हुई हैं बंगाल सेक्रेटरीट के। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। बने रहिए अमर उजाला के साथ, हर एक अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत सारी उथल पुथल अभी बाकी है। सीएम का शपथ ग्रहण, कौन होगा सीएम, कैसे नंबर्स और बदलते दिखाई पड़ेंगे, कैसे नंबरों का गुणा गणित होगा, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ अमर उजाला .com पर। शुक्रिया।